इनकम टैक्स विभाग द्वारा अनेक लोगों से यह जानकारी मांगी जा रही है कि उन्होंने दिनांक 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच अपने बैंक खाते में जो नगद रुपये जमा किए हैं उन्हें वे कहां से लाएं। यह जानकारी मांगने के लिए सूचना ईमेल व एसएमएस द्वारा दी जा रही है। यह जानकारी ऑनलाइन देनी है और दिनांक 10 फरवरी 2017 तक देनी है। जानकारी एक निर्धारित फॉर्मेट में ही देना है। यह फॉर्मेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर उपलब्ध है। वहां लॉगिन करके फॉर्मेट को देखा जा सकता है, उसे फिलअप किया जा सकता है और वहीं से उसे सबमिट भी किया जा सकता है। यदि जानकारी की डिटेल ज़्यादा है तो CSV फाइल में जानकारी फिलअप कर उसे अपलोड करने की सुविधा भी वहाँ दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी में कितना रुपया किस बैंक के किस अकाउंट में नकद जमा करवाया गया है उसकी डिटेल लॉगिन करने पर इस फॉर्मेट में पहले से ही भरी हुई मिलेगी। इस फॉर्मेट में नकद जमा के सोर्स के विभिन्न मद बताए गए हैं। जवाब भी इन्हीं मदों के अनुसार ही देना है। ये विभिन्न मद यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पुरानी इनकम या सेविंग से, टैक्स फ्री इनकम से जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम आदि, कैश सेल से, कैश में प्राप्त किसी लोन से, किसी दिए हुए लोन की कैश में रिकवरी से, कैश में गिफ्ट डोनेशन आदि से या अन्य किसी कैश रिसिप्ट से। साथ ही यह जानकारी भी देना है कि कैश सेल आदि से जिन लोगों से रुपया आया है क्या उनकी पहचान की जा सकती है, और यदि पहचान की जा सकती है तो क्या उनका पैन उपलब्ध है, यदि है तो वह भी बताना है। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कोई कैश घोषित किया गया है अथवा किया जाना है तो उसकी जानकारी भी इस फॉर्मेट में यहाँ देना है। अब हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक बात स्पष्ट तौर पर समझ ली जानी चाहिए कि इन मुद्दों पर आयकर विभाग द्वारा कोई स्पष्ट क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। केवल अनुभव और परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर अनुमान लगाने का ही प्रयास किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या यह जानकारी उन सभी लोगों से मांगी गई है जिन्होंने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नगद अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो इसका जवाब यह है कि प्रैक्टिकली यह देखने में आया है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा रुपये जमा किए हैं, परंतु उनसे कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो यूज़र गाइड जारी की है उससे क्लू लिया जा सकता है। वहाँ यह कहा गया है कि यह जानकारी उनसे मांगी गई है जिनके नगद जमा रुपये की राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में करदाता की जो प्रोफाइल बनी हुई है उस अनुसार नहीं है। यहाँ हम एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बैंक में 4 लाख रुपए नगद जमा करवाए और उस व्यक्ति के पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाए गए कैश बैलेंस की राशि अभी जो बैंक में कैश जमा करवाया है उससे हमेशा ही काफ़ी कम रही है। हम दूसरा एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं। यदि आपकी पिछली रिटर्न इनकम 10 लाख रुपये है और आपने बैंक में केवल नगद में 3 लाख रुपए ही जमा करवाए हैं तो ऐसे मामले में हो सकता है कि जानकारी नहीं भी मांगी गई हो। एक अन्य मुद्दा यह है कि क्या यह जानकारी केवल बैंक में जमा किए गए पुराने 500 और 1000 के नोट के बारे में ही पूछी गई है। तो इस बारे में यह उत्तर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस बारे में कोई बाइफरकेशन नहीं किया गया है। फॉर्मेट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंक अकाउंट में जमा नगद का केवल टोटल अमाउंट बताया गया है। उसके पूरे सोर्स की जानकारी देना है, चाहे वह राशि पुराने 1000 और 500 के नोट में जमा की गई हो या अन्य किसी प्रकार के नोटों में। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि जो नगद जमा राशि का उल्लेख फॉर्मेट में किया गया है उसके सोर्स की डिटेल तो देना ही है, परंतु साथ ही यदि किसी अन्य बैंक खाते में स्पेसिफाइड नोट यानी कि पुराने 1000 और 500 के नोट जमा किए गए हैं तो उसकी भी जानकारी अलग से निर्धारित फॉर्मेट में देना है। एक प्रश्न यह है कि मांगी गई जानकारी यदि नहीं दी गई तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस बारे में हम इस बात से क्लू ले सकते हैं कि यूज़र गाइड आदि में
अनेक जगह इस बात को सुविधा की तरह हाईलाइट किया गया है कि ऑनलाइन जवाब देने से आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह भी कहा गया है कि यदि ऑनलाइन जवाब से डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है तो विभाग द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया जाएगा और फिर करदाता को आयकर कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इस बात से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ऑनलाइन जवाब नहीं देने पर मामला ज्यूरिसडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर को आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि काफ़ी असुविधाजनक हो सकता है। इस बारे में एक अन्य मुद्दा है कि यदि जानकारी तो देना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश दिए गए समय में जवाब नहीं दे सके तो क्या होगा। तो इस बारे में यह कहा जा सकता है कि प्रयास करें कि जवाब निर्धारित समय में ही दे दिया जाए। यदि नहीं दे पाए तो ध्यान रखें कभी यह समय सीमा डिपार्टमेंट द्वारा बढ़ा दी जाए, क्योंकि सभी तरफ यह महसूस किया जा रहा है कि फॉर्मेट के अनुसार जानकारी प्रॉपरली देने के लिए यह समय सीमा कम है। यदि टाइम बढ़ने की कोई घोषणा ना हो तो भी इनकम टैक्स वेबसाइट पर एक बार लॉगिन करके चेक कर लें कि कभी रिस्पांस विंडो क्लोज नहीं हुई हो और बाद में भी रिस्पांस देना परमिट कर रही हो, तो ऐसे में फिर बाद में भी जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बात है कि क्या जानकारी डिटेल में दी जाए या शॉर्ट में। तो इस बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब डिपार्टमेंट ने काफ़ी डिटेल में फॉर्मेट बनाया है और इस डिटेल जानकारी को प्रॉपर तरीके से देने के लिए CSV फाइल जैसी व्यवस्था की है, तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट की यह मंशा होगी कि जानकारी विस्तार से और व्यवस्थित रूप से ही दी जाए। यदि यह जानकारी शॉर्ट में होगी तो शायद डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिप्लाई से संतुष्ट ना हो और प्रकरण में फिर से और जानकारी ऑनलाइन ही मांग ली जाए या फिर लोकल ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को सीधे ही इंक्वायरी के लिए भेज दी जाए। अब चर्चा का एक अन्य विषय और है कि व्यक्तिगत की व्यवस्थित रिस्पांस देने के बाद डिपार्टमेंट का अगला कदम क्या होगा। तो इस बारे में यूज़र गाइड में स्पष्ट कहा गया है कि रिस्पांस में दी गई जानकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध डेटाबेस से मिलाया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो पुनः और जानकारी ऑनलाइन ही मांगी जाएगी। यदि डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिस्पांस से संतुष्ट हो जाता है तो मामला समाप्त कर दिया जाएगा। यदि डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मामला लोकल ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को आगे की कार्रवाई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इस फॉर्मेट को भरने में क्या क्या सावधानियां रखना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस बारे में हम वीडियो के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।